हाँ जी। तो आज हम हैं डे नंबर 6 पर, और डे 6 में हमको देखना है। अब तक हमने 4 चीजें देख ली, 5 देख ली रादर। पहली लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, दूसरी इथिकल रिक्वायरमेंट्स देख ली, तीसरी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप देख लिया, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स देख लिया, उसके बाद हम देख रहे थे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली थी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस हम देख चुके थे, और हम थे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर बात आ रही थी कि EQCR कैसे काम करेगा, और उसके बाद हमने देखा था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो क्या होगा। इसके बाद आता है एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में हमने पूरी बात की थी कि एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। एंड वी हैव सीन दैट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में मैक्सिमम चीजें वही थी जो चीजें SA-230 में थी। तो कोई ऐसी नई बात एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं लगी कि हमें ऐसा लगे कि यार ऐसा क्या है जो वहां था और यहां नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं से सारी बातें वहां गई हैं। अब हम हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग, जहां पर कल हमने अपनी टॉक खत्म की थी। एक एग्जाम्पल पूरा लिया था, और उस एग्जाम्पल के आखिरी में मैंने कहा था कि ये सारी चीजें सिर्फ फॉर्मुलेट कर देने से और इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं चल जाती, इनकी मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है। तो फर्म को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल की जो इनकी पॉलिसीज हैं वो हमेशा रिलेवेंट रहे, हमेशा एडिक्वेट रहे, हमेशा ऑपरेशन उनका इफेक्टिव रहे, और हमेशा वो प्रैक्टिस में कंप्लाई हो। रेलेवेंट होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी है, इफिशिएंटली ऑपरेशन होना जरूरी है, और प्रैक्टिस में कंप्लाइड होना जरूरी है। अगर ये चारों चीजें नहीं हुई तो फिर फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक बार क्वालिटी पॉलिसी बना दी और उसके बाद उसे कोई देखने वाला ही नहीं है, तो देखा जाए तो क्वालिटी पॉलिसी जो फर्म लेवल पर आपने बनाई है, वो क्वालिटी पॉलिसी के अंदर आपको बहुत बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैठा है बंदा, उसको ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जो क्वालिटी पॉलिसी फर्म ने लगा रखी है वो क्वालिटी पॉलिसी टाइम के अनुसार रेलेवेंट भी रहे। आपने क्वालिटी पॉलिसी एंगेजमेंट की बना रखी है कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार, अब आ गया आपका कंपनीज एक्ट 2013। नाउ दिस इज नॉट एप्ट फॉर यू कि आप वही क्वालिटी आगे बढ़ाते हैं, वही क्वालिटी पॉलिसी आगे बढ़ाते जाए। एडिक्वेसी हमेशा होनी चाहिए। बिजनेस में नए नए डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, प्रोसेसेस नई नई चेंज होती रहती हैं। उसी तरीके से हमारे प्रोफेशन में भी नए नए डेवलपमेंट आते हैं और प्रोसेसेस चेंज होती हैं। तो उन प्रोसेसेस और नए डेवलपमेंट के हिसाब से हमारी क्वालिटी पॉलिसीज का एडिक्वेट होना जरूरी है। ये देखा जाना हमेशा जरूरी है कि जो क्वालिटी पॉलिसी लगाई गई है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा है लेकिन प्रोसीजर पूरी नहीं लग रही। कई जादूगर आर्टिकल ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पर अपना ऑडिट इतना पुख्ता बताते हैं कि डॉक्यूमेंट अगर देख ले उनके बॉस, तो उनको लगेगा कि वाह यार क्या ऑडिट किया है, जबकि वाकई में वो ऑडिट नहीं है।
है ना। बड़ी बड़ी फर्मों की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आर्टिकलशिप का एक्सपोजर लेने के लिए छोटे छोटे शहरों के लोग जब बड़ी बड़ी फर्मों में पहुंचते हैं, तो वहां जाकर वो एक होशियारी जरूर सीख जाते हैं कि कुछ करो मत करो, डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। क्योंकि उन बड़ी बड़ी फर्मों का ये बहुत सूत्र वाक्य होता है कि इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट इज नॉट डन। और वो बात ये लोग पकड़ लेते हैं और ये उसका अनर्थ कर देते हैं। इनका कहना है डू और नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो भाई, अगर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट भी हुआ, क्वालिटी कंट्रोल एडिक्वेट भी हुआ, लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट एट ऑल वर्किंग इफेक्टिवली देयर। एंड देन उसका कंप्लायंस प्रॉपरली प्रैक्टिस में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है, और अगर नहीं हो रहा है तो उन इंस्टेंसेस को पनिश करना पड़ेगा। यही तो मॉनिटरिंग, हमारी क्वालिटी पॉलिसीज की मॉनिटरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मॉनिटरिंग है, ये ऑन गोइंग कंसिडरेशन है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार कर लिया फिर दो एक साल बाद फिर कर लिया, फिर दो एक साल बाद फिर कर लिया। नो 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 नो, इट इज एन ऑन गोइंग इवेल्युएशन, ऑन गोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्युएशन। ऐसी पॉलिसीज को थ्रू आउट पीरियोडिक इंस्पेक्शन आपको करना ही पड़ेगा, और पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए आप सिलेक्ट कर लो असाइनमेंट। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए? इस साल जितने ऑडिट है वो सब निपट गए। अब मैं बैठूंगा और 5 टैक्स ऑडिट फाइल निकालूंगा, 5 कंपनी ऑडिट फाइल निकालूंगा, 5 सर्टिफिकेशन की फाइल निकालूंगा, और बैठकर तसल्ली से देखूंगा कि जो क्वालिटी पॉलिसी हमारी है वो प्रॉपरली चली या नहीं। मेरे यहाँ तो फाइल ही ऐसे चालू होती है कि फाइल खुलते ही एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के बाद लगा रहता है कंप्लीशन मेमोरेंडम, जो ऐसे 230 में पढ़ाया गया था कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस ऑडिट में मिली और क्या क्या उनको एड्रेस किया गया, कैसे कैसे उनको एड्रेस किया गया। तो ये सब चीजें आप अपने केबिन में बैठकर चेक करोगे। अब ये सब चीजें चालू होंगी क्योंकि ऑडिट खत्म हो गए, अब हम थोड़ा फुर्सत में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी काम किया है उसमें लैप्सेस ढूंढेंगे कि कहीं क्वालिटी लैप्सेस तो नहीं हुए। वैसे तो हमारे EQCR ने सब देख ही लिया होगा, लेकिन लेट अस have an ongoing consideration and evaluation whether these policies have been properly complied with or not through periodic inspection of selected assignment। selected assignment का periodic inspection हम करेंगे internally अपने लिए। okay? क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट को जब मैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन एंगेजमेंट को जब मैं मॉनिटर कर रहा हूं तो मैं क्या करें? चलो, अब मैंने वो फाइलें सारी उठा ली और मैंने उन फाइलों को उठाकर अपने केबिन में रख लिया। अब मैं उन फाइलों में क्या क्या देखने वाला हूं, मैं क्या क्या मॉनिटर करूं? व्हाट शुड आई मॉनिटर? मैं उन फाइलों से पता लगाने की कोशिश करूंगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ने हमने अप्रोप्रिएटली डिजाइन किया है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है भी या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म appropriately designed or implemented है या नहीं, that has to be seen, and that is the first and foremost objective of monitoring। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब मैं उन फाइल्स को रिव्यू करूं मुझे ऐसा लगे कि देयर आर सर्टन लैप्सेस इन माय क्वालिटी कंट्रोल system, then I need to make an appropriate amendment in that particular system। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम appropriately designed और implemented है। क्या
इस साल जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट आए हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट आए हैं, क्या मैंने उन अमेंडमेंट्स को इस साल क्वालिटी पॉलिसीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया था? और क्या मैंने जो असाइनमेंट किए हैं उनमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमने उन सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस आ जाते हैं, कारो 2020 आ जाती है, शेड्यूल 3 में चेंजेस आ जाते हैं, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाते हैं, इंड एस नया आ जाता है, इथिकल स्टैंडर्ड्स में चेंज आ जाते हैं, इस बार कोड में चेंज आ जाते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि मैंने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में ये देखा कि जो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपरली कंप्लाई हो गए कि नहीं हो गए? तीसरा, ये जो ऑडिट असाइन किया गया था हर किसी को तो नहीं कर दिया गया था, सीनियर एक्सपीरियंस्ड कॉम्पिटेंट और ऑथोराइज्ड पार्टनर को ही ये ऑडिट या असाइनमेंट दिया गया था, उसके कॉम्पिटेंस, उसके कैलिबर, उसके कमिटमेंट के हिसाब से। ओके, देन क्या ड्यूरिंग द ऑडिट्स और ड्यूरिंग द असाइनमेंट्स फर्म के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट में कोई एलिगेशन या कंप्लेंट आई है कि उन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है? और अगर क्वालिटी पॉलिसीज का ब्रीच हुआ तो क्या उन ब्रीचेस को प्रॉपरली एड्रेस किया गया, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिए गए? और अगर पता चला कि गलती उनकी नहीं थी, गलती हमारे सिस्टम की थी, तो क्या ऐसे एक्शन लिए गए जिनसे डिफिशियंसी एंड डिजाइन इन ऑपरेशन को चेंज किया गया? तो मॉनिटरिंग में हमको करना क्या है? तो सर मॉनिटरिंग के अंदर हमको पहले तो ये देखना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है वो एप्रोप्रिएटली डिजाइंड है, इम्प्लीमेंटेड है। दूसरा हमें देखना है कि क्या वो रिफ्लेक्ट करती हैं सारे चेंजेस जो हैपन हुए हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में, उनको कवर कर लिया है। तीसरी बात ये देखते हैं कि ये काम सीनियर एग्जीक्यूटिव ने किया है। चौथा काम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने काम किया उनके अगेंस्ट में एलिगेशंस तो नहीं आए, और अगर आए थे तो उनको कंसीडर करके ब्रीच का क्या एक्शन लिया गया। और फिर पांचवी बात, छठी बात ये देखी जाती है कि क्या डिफिशियंसीज के अंदर डिजाइनिंग और ऑपरेशन में अगर कोई डिफिशियंसीज है तो उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया। दोस्त, ये SQC1 था, यहां जाकर के SQC1 खत्म हो जाता है। और हमारे मॉड्यूल में भी जितना SQC के बारे में दिया हुआ है वो सब यहां जाकर के खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको SQC में अब तक क्या क्या पढ़ाया, जरा मैं एक बार फिर उसके क्विक रिवीजन कर लेते हैं SQC का। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। न्यू सिलेबस, चैप्टर 1, टॉपिक 1, क्वालिटी कंट्रोल। प्रैक्टिसिंग सीए एश्योरेंस सर्विसेज भी देते हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी देते हैं। एश्योरेंस सर्विसेज में ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है, एश्योरेंस भी आता है, और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में रिलेटेड सर्विसेज आता है। ऑडिट हो, रिव्यू हो, एश्योरेंस हो या रिलेटेड सर्विस हो, सभी में क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है SQC1, जो फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल को बताता है। लेकिन ऑडिट जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हो तो उस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस ऑडिट पर क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगेगा, उसके लिए SA-220 है। अदरवाइज मेन पेरेंट डॉक्यूमेंट तो SQC1 ही है।
क्वालिटी क्यों चाहिए? बिकॉज क्वालिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। SQC1 क्या कहता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ऐसे 220 क्या कहता है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अदर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज एक्ट भी फैसिलिटेट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सिर्फ SQC से ही क्वालिटी मेंटेन होगी। अब क्वालिटी मेंटेन करवाने के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए कुछ आउटसाइडर्स भी हैं, जिसमें पीयर रिव्यू बोर्ड है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, नफरा है। SQC1 और SA220 दोनों अप्लाई होते हैं, हर फॉर्म पे अप्लाई होते हैं, और न साइज पे डिपेंड करता है, न कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि ये दोनों लगेंगे या नहीं लगेंगे। SQC1 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट and review of historical financial information and other assurance and related engagement। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो हमने पहले से पढ़ रखा है। फर्म को एस्टेब्लिश करनी चाहिए ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऐसा डेवलप करना चाहिए, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। फर्म शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस रहे कि फर्म और उसके पर्सन कंप्लाई करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को, और इसलिए वो जो रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर जो भी देगा वो एप्रोप्रिएट होगी उन सर्कमस्टांसेस में जिन सर्कमस्टांसेस में रिपोर्ट दी गई। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। फर्म को एस्टेब्लिश करनी चाहिए ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो डिजाइन करे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस, फर्म को भी, फर्म के पर्सनल को भी, कि वो कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, लीगल रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट वो दे रहे हैं, फर्म दे रही है, एंगेजमेंट पार्टनर दे रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट उन सर्कमस्टांसेस में जिन सर्कमस्टांसेस में उन्हें दिया जा रहा है। 5 एलिमेंट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। पहला एलिमेंट होता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है इथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, चौथा होता है ह्यूमन रिसोर्स, पांचवा होता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, छठा होता है मॉनिटरिंग। पहला होता है जिसके अंदर हम आए थे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने कहा था कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कहती है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात तो किसको दी जाती है? तो हमने कहा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फर्म के CFO या मैनेजमेंट वाला जो मैनेजिंग पार्टनर होता है उसे देते हैं, और ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो एग्जाम्पल सेट करे क्वालिटी कंट्रोल के बाय हिज लीडरशिप। लीडर कैसा होना चाहिए? तो सब लीडर के अंदर एक्सपीरियंस और क्वालिटी होनी चाहिए। उसे मेन काम क्या करना होगा? उसे प्रमोट करना होगा एक कल्चर, क्वालिटी इसेंशियल है इस बात का, और ये बार बार नारा लगाना होगा कि क्वालिटी ओवरराइड करेगी हर रिक्वायरमेंट के ऊपर, और क्वालिटी जो है वो नॉन निगोशिएबल होगी। और ये बंदा जो लीडरशिप क्वालिटी कर रहा है, इसे 3 बातें ध्यान रखनी है कि कभी भी जब एक्सेप्टेंस करे अपॉइंटमेंट का, तब कमर्शियल कंसिडरेशन को अपने ऊपर, क्वालिटी के ऊपर ना आने दे। उसके बाद ये बंदा इस बात का पूरा ध्यान रखे कि फर्म के जो पर्सनल्स हैं उन और उनके जो पर्सन्स हैं उनका प्रॉपरली मॉनिटरी कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, प्रमोशन, इंसेंटिव सब मिलता रहे ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, और जितना हो सके उतना ऑप्टिमम यूज ये रिसोर्सेस का करवा सके क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। ये इनका मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद हमने कहा था फर्म के हर पर्सन में इथिकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस होना चाहिए। इथिकल रिक्वायरमेंट आपको अपने स्टाफ को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस ढूंढना पड़ेंगे जिनमें इथिकल रिक्वायरमेंट से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अगर हुआ है तो वो थ्रेट है, अगर थ्रेट है तो उन थ्रेट को या तो एलिमिनेट करो या तो रिड्यूस करो, या अगर रिड्यूस और एलिमिनेट नहीं हो पाती है तो एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लो। जितने भी ब्रीचेस होते हैं वो प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड होना चाहिए। एनुअल कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल पर्सनल जो है फर्म की इंडिपेंडेंस की हर साल लेनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस दी जाए कि फैमिलिटी थ्रेट अगर कोई है, सीनियर पर्सन प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक अगर जुड़ा हुआ है तो हमें उससे थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, उसे उस ऑडिट से दूर करना चाहिए।
तो दैट इज देयर। और कई सेफगार्ड्स भी होते हैं, जैसे आप रोटेशन या पीयर रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम आए थे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट। तो हमने कहा था पहले क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करो, फिर अपना कॉम्पिटेंस चेक करो, फिर ये देखो कि हम इथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करनी है तो उसकी बिजनेस रेपुटेशन देखो, उसके ऑपरेशंस देखो, उसका नेचर ऑफ बिजनेस देखो, उसका एटीट्यूड देखो कि वो कितने एग्रेसिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज मिसयूज कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, या एग्रेसिवली आपसे बोल रहा है मेरी फीस रिड्यूस कर दो, या इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन कर रहा है आपके स्कोप पे, या चेंज कर रहा है आपके स्कोप को, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा इंडिकेशन है कि क्लाइंट जो है वो या तो मनी लॉन्ड्रिंग में उलझा हुआ है या क्रिमिनल एक्टिविटी में उलझा हुआ है। तो आप ये भी देखो कि उसने उसको हटाकर आपको क्यों अपॉइंट किया। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर कंटिन्यूएंस ऑफ दी क्लाइंट के लिए देखनी चाहिए। इसके बाद आता है कि हम अपनी फर्म की असेस कैसे करेंगे लाइबिलिटी की, हम इनके लायक हैं कि नहीं। तो पहले ये देखो कि फर्म के पर्संस को एडिक्वेट नॉलेज है, एडिक्वेट एक्सपीरियंस है। क्या एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है तो एडिक्वेट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसा हो या रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि हमें ये फर्म का काम नहीं लेना चाहिए। और चलो अगर लेना चाहिए और कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या फर्म में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस कैपेबिलिटी को एक्वायर कर सकती है, कॉम्पिटेंस को एक्वायर कर सकती है। नहीं कर सकती है तो एक्सपर्ट ला सकती है क्या। और इंडिविजुअल मीटिंग, अब ये तो हो गई चार बातें। उसके बाद मैंने कहा था भाई इससे काम नहीं चलेगा, दो बातें और देखनी पड़ेंगी। एक तो EQCR अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और EQCR अवेलेबल होने के साथ साथ क्या हम अपना काम सही समय पर पूरा कर पाएंगे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आ गए थे ह्यूमन रिसोर्स पे। मैंने कहा था फर्म के पास एस्टेब्लिश होना चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो डिजाइन कर दें उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस की उसे हर समय उपलब्ध रहेंगे भरपूर मात्रा में कैपेबल, कॉम्पिटेंट और कमिटेड स्टाफ जो इथिकल रिक्वायरमेंट से कमिटेड होगा, ताकि वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकें। और एंगेजमेंट पार्टनर और फर्म को ये विश्वास रहे कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट दी है। उसके बाद में आया था कि भाई हर एंगेजमेंट, किसी न किसी पार्टनर को आपको एंगेजमेंट पार्टनर को असाइन करना पड़ेगा। और एंगेजमेंट पार्टनर को असाइन करते समय तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एंगेजमेंट पार्टनर को पहले उसे खुद बताओ कि भाई तेरा रोल और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंगेजमेंट पार्टनर चुनो तो ये चुनो कि कैपेबल है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं। और तीसरी बात, क्लाइंट के की मैनेजरियल मेंबर्स को, पर्संस को जरूर बताओ कि आपका एंगेजमेंट पार्टनर कौन है और उसका रोल क्या है। इसके बाद हम आए थे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे। और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के हमने चार पॉइंट्स देखे थे कि एक होता है कंसल्टेशन, एक होता है EQCR, एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक होता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने कहा था जितने भी डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर होते हैं उनको आप कंसल्ट करो। कंसल्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन करो चाहे कंसल्ट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन करो। कंसल्टेशन करने से क्लैरिटी बढ़ती है, कंसल्टेशन करने से क्वालिटी बढ़ती है, कंसल्टेशन करने से प्रोफेशनल जजमेंट लेने में आसानी होती है। लिस्टेड एंटिटी की दशा में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर ऑडिट जो होगा वो पहले EQCR होगा, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज EQCR मींस, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, ये एक वो सिस्टम और प्रोसीजर होता है जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले एक बंदा जो फर्म का होता है, वो बंदा रिव्यूअर जो होता है वो ये रिव्यू करता है कि जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए गए हैं एंगेजमेंट के दौरान वो प्रॉपर हैं या नहीं, ताकि वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। उसे हम EQCR बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिव्यू जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट क्या है और ऑफ ऑडिट रिस्क कितनी है कि इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन जाने की। तो वो डिपेंड करता है आपका EQCR। उसके बाद हम आए कि EQCR के अंदर EQCR रिव्यू क्या क्या करता है।
सर EQCR सबसे पहले रिव्यू करता है कि एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस थी कि नहीं, फिर वो देखता है इन्होंने रिस्क असेसमेंट किया कि नहीं, फिर वो देखता है कि रिस्क असेसमेंट का प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, फिर वो देखता है कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन किया कि नहीं, फिर वो देखता है कि जितने अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट थे उनका प्रॉपर डिस्पोजिशन हुआ या नहीं, और जो करेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उनका भी प्रॉपर डिस्पोजिशन हुआ या नहीं। फिर वो देखता है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर है जो मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद गवर्नेंस को दिए गए हैं। फिर वो देखता है कि वर्किंग पेपर प्रॉपरली रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। फिर वो देखता है कि अप्रोप्रिएट रिपोर्ट जो है वो इशू हुई है या नहीं हुई है। ये बात हमने देखी थी किसमें, रिव्यू में। उसके बाद हमने कहा था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है टीम के बीच में, एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में, EQCR के बीच में, तो उसे रिजॉल्व किए बिना रिपोर्ट इशू नहीं होनी चाहिए। रिजॉल्व करने के लिए चाहे आपको बाहर से लोग बुलाने पड़े, आप बाहर से लोग बुलवाइए, उनसे रिव्यू करवाइए, उनसे रिजॉल्व करवाइए, पर मैटर रिजॉल्व होना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होना भी जरूरी है। देयर शुड बी पॉलिसी टू अज्यूम द वर्किंग पेपर विद इन असेंबल द वर्किंग पेपर विद इन 60 days। फिर हमने कहा था कि रिपोर्ट जो इशू होगी, हर एंगेजमेंट की एक सेपरेट रिपोर्ट होगी, तो हर एंगेजमेंट का एक सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद हमने कहा था कि पॉलिसी और प्रोसीजर ये इंश्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, डॉक्यूमेंट सेफ कस्टडी में रहे, डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी रहे, मतलब उनसे कोई टेम्परिंग ना हो, डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी रहे, डॉक्यूमेंट की रिट्रीवेबिलिटी रहे। उसके बाद हमने कहा था पॉलिसी शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोसीजर जो परफॉर्म की गई EQCR में वो भी डॉक्यूमेंटेड हो। EQCR ने कंप्लीट कर लिया था ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से, रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, ये भी डॉक्यूमेंटेड हो, और ये भी डॉक्यूमेंटेड हो कि रिव्यूअर को ऐसी कोई गलतियां नहीं मिली जिनसे रिव्यूअर को ऐसा लगे कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। इसके बाद हम आए थे एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा था वो ये कि हर फर्म को प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। ये फर्म के डिस्क्रिशन पे होता है कि वो किसी को डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाना चाहती है या नहीं। थर्ड पार्टी को डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवाना हो तो क्लाइंट की परमिशन लेना है। क्लाइंट को अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवाना हो तो हमारे ऊपर एक करवाना है या नहीं करवाना है। कम से कम 7 साल के वर्किंग पेपर, 7 साल के डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना जरूरी है। यहां तक आकर मैंने कहा था ये डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद हम आज बढ़ रहे थे मॉनिटरिंग पे, और हमने मॉनिटरिंग के अंदर पढ़ा था कि फर्म को इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है, प्रैक्टिस में कंप्लाई हो रही है। ऑन गोइंग कंसिडरेशन होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए ऑफ सच पॉलिसी इफ नीडेड थ्रू पीरियोडिक इंस्पेक्शन सिलेक्टेड आइटम्स का। जब आप क्वालिटी पॉलिसी को मॉनिटर करोगे तो क्या देखोगे, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है जितने चेंजेस हैपन हुए हैं टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में। इसके बाद क्वालिटी पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि जो ऑडिट हो रहा है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, it should be done by the senior executive competent authority and partner. Then complaints and allegation आए, उनको किस तरीके से एड्रेस किया गया, एंड देन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट वो डिफिशियंसी मिली तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है या नहीं। इतना मैटर आपको दिया गया है कहा, मॉड्यूल में। मॉड्यूल में इतनी ही बातें हैं, और मॉड्यूल के अंदर अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मैनर में आते हैं तो वो कौन कौन से आते हैं, तो ये जो चार्ट बने हुए हैं, एक चार्ट ये है, दूसरा चार्ट ये है, तीसरा चार्ट ये है। अगर बड़ी केस स्टडी आती है तो इनके अराउंड ही वो रोटेट होती है, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। आइए अब एसक्यूसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लें ताकि एसक्यूसी को खत्म कर दें। फिर हमारे पास बचेगा सिर्फ ऐसे 220, उसको भी देख लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। नाउ अब हम बात करेंगे
रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस को देख लें जो मैं आपके लिए उस दिन निकाल के लाया था। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल के कुछ क्वेश्चन हमको हमारे मॉड्यूल में भी मिलेंगे, तो हम मॉड्यूल के अंदर ही क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होते हैं। थियरेटिकल क्वेश्चंस ही दिए हैं यहाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप तो मेरे ख्याल दिए ही। आंसर टू इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, गुड। Where are questions? Okay, fine. There is some problem in this, but ठीक है, ये पूरा ऐसे 220 पे है। अभी हमने ऐसे 220 पढ़ा नहीं है तो हम इसको क्यों देखें। That integrated case scenario is for, तो आइए जरा देखें SQC1 के केसेस। पहला क्वेश्चन, PQR एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक लिस्टेड कंपनी के। देयर अरोज एन इशू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंगेजमेंट पार्टनर चाहता है कि कंसल्ट करे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को ऑन दिस मैटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस इटसेल्फ। क्या वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को कंसल्ट कर सकता है? 2 मिनट सोचिए इस क्वेश्चन के ऊपर। सोचिए इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, अगर कोई कंटेंशियस मैटर आता है, कंफ्यूजिंग मैटर आता है, तो हमने कहा कंसल्टेशन करना चाहिए। कंसल्टेशन किससे करना चाहिए? तो सब हमने नॉर्मली पढ़ा कि कंसल्टेशन होगा कहां? कंसल्टेशन होगा पर्सन विद इन द फर्म से। अब देखो, पर्सन विद इन द फर्म में हमने कहा हमारा EQCR भी यहीं बैठा है। अब भाई साहब, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हमने इसलिए बिठाया कि वो हमारे जजमेंट को रिव्यू करे। क्या हमने उसको इसलिए बिठाया कि नहीं 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 नहीं, हमें जो भी दिक्कत आएगी हम तुमसे पहले ही पूछ लेंगे, हम दूसरे से पूछे, वो जजमेंट दे, फिर तुम उस जजमेंट को जज करो? ना ऐसा मत करो, तुम ही बता दो। क्या आपको ये सही लगता है? और अगर आपने EQCR को अपने जजमेंट में शामिल कर लिया, तो वो जब EQCR करेगा तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में नहीं आ जाएगा? ओ मेरे ऑनलाइन बच्चों, अरे कुछ समझ में आया, दिमाग आया, फंडामेंटली सॉल्व करना है अपने को, रटना थोड़ी है इसको। मैंने तुमको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में पढ़ाया, उसमें तुम एंगेजमेंट टीम के मेंबर हो, तुम्हारे लिए गए जजमेंट पर कौन जजमेंट देगा? बंदा। सो इन द गिवन सिचुएशन इंडिकेट्स दैट प्रपोज्ड क्लाइंट इज अ न्यू। ये कौन सा है? आंसर हो गया है ना। इसके आंसर किधर गए? थियोरेटिकल क्वेश्चन के। हाँ, it is necessary to maintain the objectivity of a reviewer. Therefore, participation in engagement or making decision for engagement team is to be avoided at all cost. However, engagement partner may consult
engagement quality control reviewer during the engagement so as not to compromise his objectivity. आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी को हिलाना नहीं है. पहला क्वेश्चन समझ में आया. ऑब्जेक्टिविटी को हिलाना नहीं है. कैसे समझ में आया कि भाई साहब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अगर हम डिस्कस करने चले गए तो फिर वो क्या खुद के जजमेंट को रिव्यू करेगा? हमने उसको क्यों बैठाया है? तो अब आपको समझ में आ गया. अब आप लिख दोगे. कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू SQC 1, whenever there is a contentious matter, whenever there is a conflicting matter, consultation should be arranged. Such consultation should be an expert within the firm or expert outside the firm. फिर वहां लिखो EQCR जो होता है, he is there, he is a part of a system where the significant judgment taken by the engagement team are reviewed. EQCR cannot be consulted for the matter where the decision is involved because he is the person who is reviewing the decision. आप जरा अच्छे से लिख के आना, वो तो उन्होंने हिंट दी है. आप पूरा लिख के आएंगे, वो तो उन्होंने हिंट दी है वहां पे. यू नीड टू राइट इट प्रॉपरली, और प्रॉपरली आज ही लिख लें जो मैं बता रहा हूं. क्या क्या कवर करेंगे उसमें? SQC 1 का नाम, SQC 1 के अंदर कंसल्टेशन वाला पॉइंट पूरा लिखेंगे. उसके बाद लिखेंगे कंसल्टेशन इनसे हो सकता है. उसके बाद लिखेंगे EQCR क्या होता है. उसके बाद लिखेंगे EQCR स्वयं डिसीजन को क्या करता है, इवैल्यूएट. तो वो अगर डिसीजन इवैल्यूएट कर रहा है तो वो कैसे जजमेंट प्रोसीजर में आ सकता है. चलिए. Pita Private Limited has approached a firm of chartered accountant to assist them in preparation of financial statement and issue a compilation report in his regard. Does CA firm have responsibility in relation to quality control for above said engagement? Discuss with the reason. क्वालिटी कंट्रोल 1 का सबसे पहले नाम लिखना. उस नाम में ये लिखना कि दिस क्वालिटी कंट्रोल इज फॉर अ फर्म विच इज एंगेज्ड इन audit and review of historical financial statement, other assurance and related services. और यहां जो कंपाइलेशन एग्रीमेंट करवाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो रिलेटेड सर्विसेज में आता है. और जो रिलेटेड सर्विसेज में आता है तो फंडामेंटली हमें मालूम है कि SQC 1 तो उस पर लगेगा ही. तो SQC 1 तो उस पर लगना ही है. क्या बोलते हो? रटने की कोई जरूरत पड़ रही है आपको इन क्वेश्चंस को देने के लिए? अरे फंडामेंटली नाम समझा है, फंडामेंटली SQC पढ़ा है, इन क्वेश्चन को अप्लाई करने में फंडामेंटल्स लग रहे, वो हम लगा रहे हैं. वेरी सिंपल. नाउ थर्ड वन. रामानुजन एक CA फाइनल स्टूडेंट है. वो फील करता है कि एंगेजमेंट फाइल इन ऑडिट एंगेजमेंट शुड बी रेडी prior to issue of audit report. The assembling of working paper 60 दिन फ्रॉम ऑडिटर रिपोर्ट होते हैं. कहाँ आए आप रामानुजन जी हम बताने के लिए? नमस्ते, आगे बढ़ो. ऐसे क्वेश्चन को तो हम देखें भी ना. BNE and company are in the midst of the audit process of a listed company. During the course of audit, an issue arose relating to revenues from contracts with Ind AS 115. Engagement partner took certain stand. Engagement quality control reviewer required otherwise. Engagement partner is not willing to accept the recommendation of reviewer. How the statement be ended? अरे भाई कल ही पढ़ा. क्या पढ़ा? When there is difference of opinion between engagement partner and engagement quality control reviewer,
In such case, that should be the matter should be referred for the second opinion. The second opinion may be by the senior partner of the firm who may be expert of that particular matter, or if required, it may go to the external expert और अथॉरिटी. इवन अगर आपको लगता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्लाइंट का भी डिफरेंस आ गया, आपका भी डिफरेंस आ गया, आप अथॉरिटी से पूछिए कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए. अथॉरिटी बहुत सारी है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी कमिटीज हैं जो मैटर्स को रिजॉल्व करती है. एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी ओपिनियन उनमें से एक है. तो हमने अथॉरिटीज वाली बात की थी. आप देखेंगे जाकर हिंट में, तो चौथे क्वेश्चन के आंसर में आपको वही मिलना है. The matter should be resolved by following establishing procedure by firm, like by consulting with another practitioner firm or professional or regulatory body. Audit report should not be issued until the matter is not resolved. ये बात तो हमने कल ही कर ली. एक भी क्वेश्चन आपके चार्ट के बाहर नहीं जाएगा, उन 13 पेजेस के बाहर नहीं जाएगा जो 13 पेजेस मैंने आपको आपके लिए दिए. MB and Associate, एक partnership firm of chartered accountant है, which was established 7 years back. Firm is getting new client and has also been offered new engagement and services with existing client. Firm is concerned about obtaining such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client and acceptance of a new engagement with existing client. The firm is looking to work with only selected client in order to adhere to quality control standard. गाइड कीजिए MB एंड एसोसिएट को कि उन्हें इंटीग्रिटी के लिए क्या क्या मैटर देखने चाहिए. दोस्त, आपका चार्ट बना हुआ है, इंटीग्रिटी में हम क्या क्या मैटर देखेंगे वो आपको देखना है. मैंने कहा हर 15 दिन में एक रिवीजन आप इसका कर लीजिए, कोई चिंता नहीं आएगी. कहीं से कहीं तक आप कुछ भूलेंगे नहीं. लेकिन गूगल टास्क के अंदर आज से 15वें दिन ये 5 क्वेश्चन करने का आप एक बार टारगेट बना लीजिए. आपका एसक्यूसी रिवाइज हो जाएगा. दिस एसक्यूसी इज कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स. ये क्वेश्चन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर ही रहे हैं. मल्टीपर्पज जो आपकी मल्टी डायमेंशनल केस स्टडी थी उसको मैंने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक मैं ऐसे 220 ना पढ़ा दूं उसको हमारे करने का कोई मीनिंग नहीं है. अभी अपन आज एसक्यूसी के कुछ और प्रॉब्लम लगा लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे की.